किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे पूरा काफिला होता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत है। जब तक आप अपने आप से नहीं हार लेते, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अक्सर ये कहते हैं कि काश भगवान ने मुझे कुछ और दिया होता, या फिर ये कि भगवान ने आखिर मुझे दिया ही क्या है। लेकिन कल्पना कीजिए उन लोगों की जिनके पास चलने के लिए पैर नहीं, हाथ नहीं है, आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकते, कान हैं लेकिन सुन नहीं सकते। बावजूद इसके वो हिम्मत नहीं हारते, बल्कि ईश्वर के दिए हुए इस खूबसूरत जीवन को जीने की हिम्मत लिए हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये सोचते हुए कि जो नहीं है उसका मलाल करने से अच्छा तो ये है कि जो दिया है उसकी खुशी मनाए। आज एक ऐसे व्यक्ति से हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने दिव्यांगता को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत मानकर दुनिया को एक अलग ही आईना दिखाया। मनवर सिंह वो नाम है जिसने मेहनत को ही अपना गुरु मानकर समाज को ये दिखा दिया कि अगर जज्बा हो कुछ कर गुजरने का तो पत्थर पर भी लकीर बन सकती है। जून 1991 को देहरादून के रायपुर में जन्मे मनवर सिंह रावत 9 माह में चलने लगे थे, लेकिन बुखार आने के बाद वह बिस्तर से ही बनकर रह गए। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद काफी इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने बताया कि मनवर पोलियोग्रस्त हैं। आज वो समय है जब मनवर घर के कामों के साथ गार्डनिंग का शौक भी रखते हैं। घर से ही टेलीकॉलर की जॉब करते हैं और खुद स्कूटी चलाकर घर का सामान लाने में मां की मदद करते हैं। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, तुझ में है हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर है पनाह मांगे, कर ले तू अगर फैसला। यही फैसला और जुनून दिल में लिए हुए और जीवन के हर चुनौतियों का सामना कर एक आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं मनवर जी। तो आइए बात करते हैं मनवर जी से और जानते हैं उनके जीवन के अनोखे सफ़र के बारे में। मैम नमस्कार। मनवर जी, सबसे पहले तो सलाम है आपके जज्बे को। आपने हिम्मत नहीं हारी और दुनिया को ये दिखा दिया कि नहीं, अगर हिम्मत हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके परिवार को कब एहसास हुआ कि आप एक दिव्यांग हैं? मैम जब मैं छोटा था तो 1 वर्ष का, तो मेरे पैर ख़राब हो गए थे। उसके बाद मेरे फादर ने, मेरी मदर ने बहुत इलाज करवाया मेरा, तो बस इस लायक हो सका कि मैं थोड़ा बैसाखी से चल सकूं। उसके बाद फिर मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा बहुत लेट आरंभ हुई, तो वर्ष 2000 में मैं गोकुल संस्थान के संपर्क में आया, जहाँ से मुझे जीवन जीने की नई दिशा मिली मधु मैकुरी दीदी जी से। उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे बताया कि आप अपनी एजुकेशन लो, एजुकेशन पूरी करनी है आपको। तो मैम उस टाइम उन्होंने मुझे ट्राईसाइकिल दी थी, जिसको चलाने से मुझे काफ़ी आत्मबल मिला और मैंने उसको आगे चलाया, आगे अपनी पढ़ाई करी। वर्ष 2007 में मेरे पिताजी की डेथ के बाद बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्राथमिक शिक्षा की अभी आपने बात की, तो प्राथमिक शिक्षा आपकी कब से प्रारंभ हुई और कितनी चुनौतियों भरा रहा आपका ये स्कूलिंग का जो सफ़र था? मेरे पिता श्री मदन सिंह रावत और माता मेरी राधिका रावत, इन्होंने मेरे कारण बहुत संघर्ष देखा है, किया है। जब मेरे पैर खराब हो गए तो उन्होंने मेरे को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं विकलांग हूँ, दिव्यांग हूँ।
किस तरीके से आगे होगा, बस उन्होंने प्रोत्साहित किया कि तुझे आगे कर, जो तू करना चाहता है, जैसे तू करना चाहता है तू आगे कर। तो उस दिशा में मेरे माँ बाप का, मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा है मेरे जीवन में। जैसा कि अभी आपने माता जी की बात की और कहा भी जाता है कि माँ एक बच्चे की पहली गुरु होती है, तो आपके पूरे जीवन में आपकी माता जी का कितना सहयोग रहा? अगर मैं कुछ पढ़ लिख सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ, तो मेरी माँ की वजह से। उन्होंने मुझे बचपन में ही अक्षर ज्ञान मेरी माँ ने ही करवाया था। मुझे अक्षर ज्ञान था ही नहीं किसी की क्या पढ़ना है क्या, क्योंकि मेरी शिक्षा बहुत लेट शुरू हुई थी। तो मेरी माँ ही मेरी सबसे प्रथम गुरु है। आज तक उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो उसके और 2000 में जब मैं दीदी गोकुल संस्थान के संपर्क में आया, तो आज 20 वर्ष हो चुके हैं मैं गोकुल संस्थान के संपर्क में हूँ। गोकुल संस्थान ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया पढ़ाई के क्षेत्र में। तो पिताजी की डेथ के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी, मतलब 8th करने के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। फिर 2015 में मैं दीदी के संपर्क में आया, मधु मैखुरी दीदी हैं, उनके संपर्क में आया। फिर उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए बोला। फिर मैंने हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल पास करने के बाद फिर उन्होंने मुझे बोला तो कंप्यूटर कोर्स में इंटरेस्टेड है। मैंने कहा दीदी इंटरेस्टेड तो हूँ, पर कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो नीचे मिले, सब ऊपर हैं, दूसरी मंजिल पर, वहाँ मैं चढ़ नहीं सकता हूँ। तो इसी कारण मैं नहीं कर पाया हूँ कंप्यूटर कोर्स। जितने का जो देख कहीं मिल जाए। फिर मैंने इधर ढूंढा तो हमारे लाडपुर की तरफ ही मुझे कंप्यूटर मिला इंस्टीट्यूट जो नीचे था। तो मैंने फिर वहाँ 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा किया है। उसके बाद मैंने 12th किया है। मार्च में क्लियर हो जाएगा। पिता की अभी आपने बात की और पिता का साया सर से उठ जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके बाद आपने अपने आप को कैसे संभाला और जीवन में जितनी सारी चुनौतियाँ आई उनसे कैसे संभल पाए? मैम, पिताजी की डेथ के बाद आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो मेरी मदर ने जॉब की, तो उन्होंने जॉब की। फिर उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। फिर उसके बाद कुछ समय बाद मेरी भी जॉब लग गई। फिर मैं भी जॉब करता रहा एक कंपनी में। फिर उसके बाद मेरे को आगे पढ़ना था। फिर मदर ने कहा कि मैं नौकरी कर ही रही हूँ, तो फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ी और फिर मैं अपनी पढ़ाई की तरफ हूँ। और मैं आगे पढ़ना है, मुझे गोकुल संस्थान का साथ रहे, मधु दीदी का साथ रहे, तो मुझे आगे बहुत पढ़ना है, उच्च से उच्च शिक्षा हासिल करनी है, जिसकी तरफ मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ और मुझे आगे बढ़ना है। मेरे को ना तो सिंगिंग का पता था, तो ये हुनर मेरे अंदर से निकाला है दीदी मधु मैखुरी जी ने। शूटिंग का मुझे था कि मैं शूटिंग करूँगा, लेकिन कहीं मार्ग नहीं दिख रहा था। तो वो मार्ग मैंने दीदी से बात की, दीदी ने फिर मुझे शूटिंग भी करवाई। मैं शूटिंग भी कर रहा हूँ। कोरोना की वजह से थोड़ा रुकावट है इस टाइम, पर मैं शूटिंग भी कर रहा हूँ। आगे एजुकेशन भी लेनी है। छोटी से छोटी बात मैं दीदी से पूछ के करता हूँ, मतलब कहीं भी मेरे को टेंशन हो या कन्फ्यूज़न हो जाए तो मैं दीदी से ज़रूर पूछता हूँ उस बारे में। वो मुझे सही राह दिखाती हैं, सही मार्ग दिखाती हैं। उन्हीं के सही मार्ग दिखाए हुए रास्ते से आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज पढ़ भी रहा हूँ, कंप्यूटर भी कर लिया है, एक कंपनी में जॉब भी कर रहा हूँ। तो सब उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। उनके आशीर्वाद से और परम पूजनीय श्री मोहन जोगुड़ी जी के आशीर्वाद से मैं आगे उन्हीं के आशीर्वाद से बढ़ रहा हूँ। मनवर जी, जीवन में आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि आप एक दिव्यांग हैं, और उसके बाद कितना चुनौतियों भरा रहा आपका जीवन? मैं बचपन में जब पापा मुझे स्कूल लेके जाया करते थे, तो वो मुझे गोदी में उठा के ले जाते थे। तो कई बार सीढ़ियाँ होती हैं, तो वहाँ पे मैं चढ़ नहीं सकता था। तो वहाँ मेरे पापा मुझे गोदी में उठा के ले जाते थे। उन्होंने मुझे एक पल कभी ये नहीं बताया कि तू अपाहिज है और या बेकार है। उनका ये था कि तू पढ़, आगे बढ़, जैसे भी जो भी चाहिए मैं करूँगा, ठीक। तो उन्होंने मुझे हमेशा आगे रखा, मेरी मदर ने मुझे हमेशा आगे रखा। तो ये था मेरे जीवन में। मेरी बाकी ज़िंदगी जो है मैं कभी उदास दुखी नहीं होता। मेरी जो प्रत्येक सुबह जो होती है वो खुशी और उल्लास से भरी होती है। कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, बिना कोशिश के तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हंस के करो या रो के करो, कोशिश तो करनी पड़ी, तो क्यों ना हंस के किया जाए। ट्राईसाइकिल आपको जब पहली बार मिली तो उसके बाद कितनी दिक्कतें सामने आई, और अगर जीवन की बात की जाए तो उसके बाद कितने परिवर्तन जीवन में आए? मैम, जब पहली बार ट्राईसाइकिल मिली तो मैं आपको बताता हूँ कि पापा के साथ ही था मेरा जीवन, पापा लेके जाते। तो उस दिन जब ट्राईसाइकिल मिली मुझे गोकुल संस्थान से, हम ट्राईसाइकिल लेके आए, तो पापा मुझे लाते आगे तक, फिर पापा पीछे रुक गए। अब मैं तो अपनी साइकिल चलाते काफ़ी आगे निकल गया। अब मैंने कहा गाड़ी, देखा तो पापा थी नहीं, मैंने गाड़ी रोकी, देखा पापा को बुलाया। पापा ने बोला, मैंने कहा पापा आपने मुझे छोड़ दिया, मैं बताओ इतनी दूर पैदल ही अकेले ही आ गया। फर्स्ट टाइम पापा ने कहा देखा आज तो मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूँगा तब भी तुझे अकेला जाना पड़ेगा। और ये बात सच हुई। 2007 में जब पापा की डेथ हुई
तो उसके बाद मुझे सफ़र अकेले ही करना पड़ा, हर जगह जाना, हर जगह आना। तो मैंने देखा हर जगह पे लोग मदद नहीं करते हैं। ये कहने वाली बात है कि हाँ मदद है, लेकिन हर जगह पे हर कोई मदद करे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये चीज़ जो फील की है मैंने, महसूस की है मैंने, पर फिर भी जो भी है एक्सेप्ट है, स्वीकार है। अपनी तरफ से कोशिश, अपनी तरफ से प्रयास जारी रहेंगे हमारी तरफ से। जैसा कि आपने अभी बोला कि कोई भी व्यक्ति आपका हर वक्त साथ नहीं दे सकता, तो परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसको संभालने के लिए नौकरी कब से शुरू की? मैंने ये नौकरी 9-10 में स्टार्ट करी थी। 4-5 साल मैंने नौकरी करी है, 14-15 तक मेरी मम्मी की जॉब लग चुकी थी। फिर मैंने कुछ समय, फिर अगर मेरे को आगे पढ़ना था, मेरी मम्मी ने भी मुझे बोला कि तू अगर आगे पढ़ना है तो तू नौकरी छोड़ सकता है। तो मैंने फिर वो नौकरी छोड़ दी। मेरे को आगे पढ़ना था आज, क्योंकि फुल टाइम देना पड़ता है पढ़ाई के लिए, ट्यूशन भी देखनी पड़ता है कि हाँ कहाँ से क्या करना है। तो उस चक्कर में फिर मैंने नौकरी को नमस्ते कर दिया। आगे कर रहा हूँ मैं अभी भी जॉब, अभी तो मेरी जॉब लगी है, तो मैं घर से ही जॉब कर रहा हूँ, घर से ही टेलीकॉलर की जॉब करता हूँ। तो मैं संतुष्ट हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। घर से कोई भी काम करवाओ मैं घर से करने के लिए तैयार हूँ, पर बाहर अभी नहीं। अब करूँगा जब आगे उच्च शिक्षा लग, कोशिश मुझे देखो कहाँ पहुँचाती है। प्रयास पूरे हैं अपनी तरफ से। आपने कहा कि मैं घर से ही जॉब करता हूँ, अगर बाहर जॉब करने जाना पड़ता तो कितनी दिक्कतों का सामना करना बहुत पड़ता है? दिक्कतें होती है। देखिए बारिश पानी है सबसे पहले, कि बारिश पानी में आपको जॉब तो जॉब है, आपको जाना ही पड़ेगा। दूसरा, हर ऑफिस में व्हीलचेयर की सुविधा नहीं है, फर्श भीगा है, आप बैसाखी से फर्श पे खड़े होने की कोशिश करते हैं, बैसाखी फिसलती हैं, रोज़ आपको कोई छुट्टी नहीं देगा। तो बरसात तो 3-4 महीने रहनी है और 3-4 महीने की छुट्टी मिलनी नहीं है, तो उसमें वो प्रॉब्लम ही है और वो हमेशा रहेगी। तो ये सब चीज़ें सामना करना पड़ता है। कई बार रात को लेट भी हो जाता है तो उसमें भी देखना है। तो ये सब चीज़ें तो है ही, और जॉब के साथ ही अपने घर में खुश हुए, अपनी छोटी सी नौकरी हुई। मनवर जी की डेली लाइफ की अगर बात की जाए तो क्या कुछ पसंद है, या फिर यूँ कहें कि हॉबीज़ क्या कुछ हैं? मैम हॉबीज़ में सिंगिंग, गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है, स्टोरीज़ पढ़ना, कॉमिक्स पढ़ना, अपनी बुक्स पढ़ना, कंप्यूटर पे काम करना, ये मुझे पसंद है मैम। तो यही है। और बाकी अपने घर के सारे काम मैं कर लेता हूँ मैम, उसमें करना ही पड़ता है। आज आप सबके साथ हैं, कल आप अकेले रहें, कहीं पे जाना पड़ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए, तो हर चीज़ आपको आनी चाहिए। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, सब काम आते हैं, घर के पूरे काम आते हैं मेरे को। बस कपड़े फैला नहीं पाता हूँ, वो नहीं हो पाता मुझसे, बाकी सब काम कर लेता हूँ, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। जैसा कि अभी आपने बोला कि मैं गाता तो नहीं हूँ, लेकिन अपने इस जीवन काल में बहुत कुछ सीखा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी आप अपनी या फिर कोई भी 2 लाइन्स ज़रूर सुनाएं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अगर भविष्य की बात की जाए तो फ्यूचर प्लानिंग क्या कुछ है? क्या कुछ सोचा है आगे कुछ करने का, या फिर कुछ बड़ा करने का, या फिर अपनी एक नई पहचान बनाने के बारे में क्या कुछ सोचा है आपने? मैम अभी तो मैंने 12th के बाद मैं BBA करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग करूँगा। कहते हैं जब एक इंसान आगे बढ़ता है तो उसको आगे बढ़ाने वाले कम और पीछे खींचने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। तो आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे नकारात्मक पहलू आए होंगे, तो उनसे कैसे लड़े? मैम सीधा है कि हमें जो करना है अपने दिमाग में वो बैठा के रखिए कि मुझे जो करना है, फिर किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर लगता है कि हाँ हमें बहकाया जा रहा है तो आप उससे संपर्क काट दीजिए, उसके संपर्क में मत रहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे को बताने वाली मेरी मदर, मेरी दीदी मधु दीदी हैं, तो उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया तो मुझे अच्छा लगा। आज इसका परिणाम ये है कि मैं 20 वर्षों से उनके साथ हूँ, उनके चरणों में नतमस्तक। मनवर जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि बचपन से लेकर अभी तक का जीवन जो सफ़र रहा है कितना चुनौतियों भरा रहा, क्योंकि कई ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने कहा होगा कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, उन लोगों का सामना कैसे करा? मैम 8th क्लास के बाद मैंने आगे पढ़ने का तो विचार ही नहीं किया था, तो वो था कि अब मुझे आगे करना ही नहीं है। ऐसी जगह पे मार्गदर्शन आया है गोकुल संस्थान की मधुमेह दीदी का, कि जिन्होंने बताया मुझे कि आगे शिक्षा का महत्व जीवन में क्या है। उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार फॉर्म भर देता हूँ, पास तो मैंने होना नहीं है हाई स्कूल में।
ये बात मैंने उनको अभी तक बताई नहीं है। मैंने फॉर्म भरा, फिर उसके बाद में पास हो गया। फिर वो सर्टिफिकेट लेके दीदी के पास गया। मैंने कहा दीदी पास हो गया। दीदी ने देखा पास, मेहनत की तो आज। फिर उसके बाद में 12th का भरा। अब 12th आगे हो जाएगा, 12th भी। और उसको मुझे कंफर्म है कि मैं 12th निकालने के बाद BBA मुझे करना है और डिजिटल मार्केटिंग करनी है। रोज़गार तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्वरोजगार अपनाने के विषय में क्या कुछ विचार हैं आपके? गूगल संस्थान के आशीर्वाद से मुझे अपना सेंटर डालूंगा मैं, कंप्यूटर सेंटर, जिसमें ये आपके पैन कार्ड, फॉर्म, रिटर्न ये सब भरी जाती है। ऐसे ही करूँगा अपने घर से ही, रोज़गार करूँगा अपने घर से ही। जब तक मेरी ये जॉब चल रही है, जब तक मैं से कर रहा हूँ, मैं अपनी वो सेंटर डाल लूँगा, फिर मैं उस पर इंटरेस्ट लूँगा, पूरा काम उसी पे करूँगा। पर करूँगा अपने घर से ही जो भी करूँगा। आगे का फ्यूचर का कह नहीं सकते, पर अभी मेरी कोशिश यही है कि मैं काम करूँगा अपने घर से। जिसके लिए पीछे बना दिया गया है ठीक ठाक करके, दुकान के शॉप में जाने के लिए रैम्प बनवा दी गई है पूरी। अब देखते हैं कब खोलते हैं उसको ओपनिंग करेंगे तो वहीं से स्टार्ट करूँगा अपना काम। तो अंत में मनवर जी, दिव्यांग जनों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और उन लोगों को जो मन से हार चुके हैं उनको कैसे बताएंगे कि नहीं, अगर हिम्मत हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता? पर मेरा मानना ये है कि कोशिश करने से ही जीत मिल सकती है। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहें, सच्चाई के मार्ग पर चलें, तो सफलता मिलेगी ज़रूर। मैम, आज से कुछ समय पहले मुझे लगता था कि मैं चल पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा। आज भी चलते हुए मुझे लगता है कि यार मैं कर पाऊँगा। वहाँ पे जाऊँगा, फिसल जाऊँगा, गिर जाऊँगा, चोट लग जाएगी, किसी का कुछ नुकसान हो जाएगा। तो ये कंडीशंस मेरे जीवन में हमेशा आज तक हैं और आगे भी बनी ही रहेंगी। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं इन चीज़ों को किनारे रख के और अपने काम की तरफ ध्यान दूँ। और मैं यही सबसे बोलना चाहूँगा कि कोशिश, प्रयास करते रहो, तभी आगे सफलता मिलेगी। अगर थक कर रुक गए तो फिर सबसे बड़ी चीज़, सच्चाई का दामन ना छोड़ें। दूसरा, अपनी पढ़ाई जैसी भी कंडीशंस हैं उसी स्थिति में अपनी शिक्षा का ग्रहण करें, उच्च शिक्षा हासिल करें, आगे रास्ते फिर बनते ही जाते हैं। तो ये थे अभी हमारे साथ मनवर जी, जिन्होंने आज ये प्रूव कर दिया कि अगर दिल में अगर जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तो चलिए अब चलते हैं उस संस्थान में जो मनवर सिंह जैसे कई ऐसे दिव्यांग जनों का सहारा बने हुए हैं। दिव्यांग जनों की सेवा को समर्पित यह परोपकारी संस्था जरूरतमंद व्यक्तियों के इलाज और पुनर्वास के लिए आवश्यक समन्वय का कार्य कर रही है। संस्था का उद्देश्य तकनीकी क्षमताओं का निर्माण कर रोजगार, स्वरोजगार के माध्यम से दिव्यांग युवाओं को सक्षम, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहन और प्रेरणा देना है। श्री मनवर सिंह रावत से मेरी पहली मुलाकात मुझे आज भी याद है। इनके पिता इन्हें हमारे संस्थान में लेकर आए थे और बहुत ही एक निराशा में दोनों ही पिता पुत्र को मैंने पाया और मुझे लगा कि इन्हें सबसे पहले जीवन में उत्साह की आवश्यकता है, जो कि हमारा परम ध्येय भी है, लक्ष्य भी है कि किसी भी जीवन को उत्साह और आत्मबल प्रदान किया जाए। हमने इन्हें उत्साह दिया, इन्हें ट्राइसाइकिल प्रदान की, जिससे ये आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम बढ़ा सके, और इन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया। हमारे द्वारा इन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करने के साथ ही कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और अब हम इनको, यद्यपि ये वर्तमान में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन हमने इन्हें यही बताया है कि इनके लिए यह काफ़ी सुविधाजनक होगा कि यह घर पर रहकर ही कुछ कार्य करें, जिससे कि इन्हें जीविका भी प्राप्त हो और यह आत्मनिर्भर सही मायनों में हो सकें। मैं यह बताना चाहती हूँ कि श्री मनवर सिंह रावत की तरह उत्तराखंड के बहुत दूर दराज क्षेत्रों में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कि आत्मनिर्भरता की राह हम दिखा रहे हैं, और यह आत्मनिर्भरता की राह सिर्फ रोज़गार से नहीं, स्वरोजगार से यह प्राप्त कर सकते हैं। यही हम इन्हें बताना चाहते हैं। और राज्य सरकार ने ऐसे कई योजनाएं हैं राज्य सरकार की, जिसमें यह जिस स्थान पर है
उसी स्थान पर रहकर उस स्थान विशेष की जो वस्तुएं हैं उन पर ध्यान दें, तो ये कई तरह का ये रोजगार अपने लिए वहाँ पर कर सकते हैं। और इसके लिए लेकिन इन्हें समाज के मार्गदर्शन, सहयोग और आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी। सन 1996 में मधु मैखुरी जी से मेरा संपर्क हुआ, इनके माता पिता के माध्यम से। मधु जी के माता पिता का संपर्क हुआ और उन्होंने एक दिन अपनी लड़की के बारे में बोला कि हमारी बच्ची दिव्यांग है, ऑफिसर है। मधु से मुलाकात हुई। इसको देख कर के लगा कि हाँ, इनके अंदर जो श्रद्धा है, स्वयं जो जिस राह में चल रहा है, जिसको जो दिक्कत होती है, जो परेशानी होती है, जो उस दर्द को जानता है, वो अवश्य जो है श्रद्धा से समर्पित हो जाता है। हमने जब देखा मधु जी को कि इसको इस चीज़ का दर्द है, अनुभव है, ज्ञान है, और मेरे पास जो ज्ञान है, क्यों न मैं इस ज्ञान को मधु मैखुरी जी को समर्पित करूं। सन 1997 में मन में विचार आया कि मैं एक बार भ्रमण करता हूं, और मैं फिर गांव की ओर उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, टिहरी और आपके नैनीताल भ्रमण किया। मैं काफ़ी गांव में तो नहीं जा पाया, जितना भी हो सके। जैसे कोसानी हो गया है, आपका जो है चमोली में हो गया, उत्तरकाशी बड़कोट साइड में हो गया है। इसी के साथ हमने अपना लक्ष्य आरंभ कर दिया। फिर हमने सोचा कि बैठ कर के भी काम नहीं चलेगा। भ्रमण जो मैंने किया है, क्यों ना हम अपने कैंप के माध्यम से गांव-गांव में कैंप लगा करके और वहाँ से बच्चों को चयनित करके जिसकी जो कमी है उस कमी को देख करके हम इनको देहरादून में बुला करके और यहाँ पे जो है फिर उनका कार्य शुरू करेंगे। वहाँ पे हमने काफ़ी बच्चों को चयनित किया। उसके बाद जो है बड़कोट हो गया है और आपके जो है कोसानी हो गया है, टिहरी में हो गए हैं। इन बच्चों को अब हमने सोचा कि और तो ठीक है, कैंप भी सभी लगाते हैं, कैंप भी हमने लगा दिए, इनको चयनित कर दिया है। अब इनको आत्मनिर्भर कैसा कर दिया जाए, इनको स्वरोजगार कैसा दिया जाए, ये बड़ी समस्या है। तो स्वरोजगार के लिए जो है हमने मन में एक मेरे मन में आया कि क्यों ना इनको स्वरोजगार के ऊपर आत्मनिर्भर की ओर कोई रास्ता दिखे। ईश्वर की बड़ी कृपा हुई तो हमने जो है सबसे पहले यहाँ पे इसी जगह पे हर्रा वाले में कंप्यूटर सेंटर खोला। तो यहाँ पे सभी लोग आने लगे। तो इसके प्रथम जो मनोहर लाल जी हैं, मनोहर सिंह जी हैं और विनोद नेगी जी हैं, इन लोगों को हमने अभी कंप्यूटर सेंटर की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट बैंक से भी हमें सहयोग मिल रहा है। उनको कंप्यूटर देंगे, उनका जो फर्नीचर वगैरह होता है वो पूरा देंगे। हमने सोचा क्यों ना इन जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, बड़कोट से लेकर के, नैनीताल से लेकर कोसानी से लेकर के टिहरी उत्तरकाशी जो भी है, पहाड़ से हमारे जो बच्चे हैं, इनको स्वरोजगार देने के लिए कंप्यूटर हमें प्रदान हो जाते हैं। तो हम इनके लिए जो है वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर खोलते हैं। ये वहाँ बच्चों को रोज़गार भी देंगे, अपने आप ही रोज़गार चलाएंगे। मुसीबतें ही सिखाती है इंसान को जीने का हुनर। कामयाबी का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं होता। मनवर सिंह की जीवन यात्रा से आज वाकई ये लगता है कि दिल में अगर जुनून और जज्बा हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। दूरदर्शन उत्तराखंड आज के कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश भी देना चाहता है कि सिर्फ अपने आप तक ही सीमित न रहें, बल्कि उन लोगों का सहारा बने जिन्हें वाकई हमारी ज़रूरत है। मनवर सिंह जैसे कई ऐसे दिव्यांगजन हैं जिन्हें अगर हमारी जरा सी भी मदद मिल जाए तो वो एक आत्मनिर्भर और उपयोगी जीवन जी सकते हैं। इसलिए खुद या ग्रुप में इन लोगों की सहायता करें ताकि ये एक आत्मनिर्भर और बेहतर ज़िंदगी जी सके।